सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ घंटी बज जाए और आपको वीडियो का पता चल जाए। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। साइंस का आप लोग का पहला क्वेश्चन है, पीएच का पूरा नाम लिखकर दैनिक जीवन में महत्व बताइए। कारण बताइए कि मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर दांत खराब होना क्यों शुरू हो जाते हैं। तो देखो, पहला ही क्वेश्चन में आपका पूछा गया कि पीएच का पूरा नाम, लेकिन मेरा भाई यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया, वो पीएच का पूरा नाम नहीं लिखा है। मैं आपको बता देता हूँ पीएच का पूरा नाम क्या है। तो पीएच का पूरा नाम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो लिख लेना, पीएच का पूरा नाम क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अब आगे बढ़ते हैं। पीएच का मान किसी भी पदार्थ की अम्लीयता व क्षारीयता को समझने में मदद करता है। हमारे शरीर में भी ऐसे कई द्रव हैं जिनका विशिष्ट पीएच होता है और इस पीएच के अनुसार ही हमारे शरीर की जैव रासायनिक क्रियाएं संचालित होती है। हमारे आसपास पानी, मिट्टी आदि का पीएच हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पाचन की प्रक्रिया और पीएच हमारा अमाशय तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है। यह अमाशय को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता बल्कि भोजन के पाचन में सहायता करता है। अपच की स्थिति में अमाशय द्वारा अधिक मात्रा में अम्ल स्रावित होता है, जिसके कारण जलन तथा दर्द का अनुभव होता है। अधिक अम्ल को प्रति अम्ल जैसे दुर्बल क्षारकों के द्वारा उदासीन किया जाता है। आप लोग को पता होगा, जब एसिडिटी हो जाता है बोलते हैं, तब उस टाइम में हम क्या पीते हैं, इनो लावरे बोलते हैं। ठीक है, वो इनो क्या रहता है, एंटा एसिड रहता है। ठीक है, यानी कि दुर्बल क्षार रहता है। रक्त का पीएच और जैविक प्रक्रियाएं, दूसरा पॉइंट है रक्त का पीएच और जैविक प्रक्रियाएं। हमारे रक्त का पीएच 6.8 से 7.8 तक होता है, जो जैविक प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त है, क्योंकि उक्त पीएच मानव के बीच रक्त, प्लाज्मा और सीरम में अधिकतर रसायन का उचित संतुलन बनाए रहता है। उदाहरण के लिए अम्लीय माध्यम में हीमोग्लोबिन के अणु की आकृति बदल जाती है और ये अणु ऑक्सीजन अच्छी तरीके से ग्रहण नहीं कर पाते, इसीलिए रक्त का पीएच इस स्तर से कम अर्थात अम्लीय नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरा है लार का पीएच। हमारे दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट से बनता है। यह कठोर पदार्थ पानी में घुलता नहीं। जब हमारे मुंह के अंदर उपस्थित लार का पीएच 5.5 से कम होता है, तब दांतों में सड़न प्रारंभ होती है। इससे बचने के लिए हमें प्रतिदिन दांतों को क्षारीय दंत मंजन से साफ करना चाहिए। चौथा है पीएच और पौधों व जंतुओं की आत्मरक्षा। कुछ पौधों जैसे बिच्छू में बारीक एवं चुभने वाले रेशे या रोम होते हैं। जब भी कोई मनुष्य या जंतु इनके संपर्क में आता है, तब ये उनके शरीर में चुभकर फार्मिक अम्ल छोड़ देते हैं, जिससे जलन और दर्द का अनुभव होता है। इससे पौधा खाए जाने से बच जाता है। मधुमक्खी भी डंक मारने पर एक अम्ल का स्राव करती है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस प्रकार पौधे तथा जंतु अपनी रक्षा करते हैं। पांचवा, मिट्टी का पीएच और फसल का उत्पादन। धान के उत्पादन के लिए अनुकूल मिट्टी का पीएच 5 से 8 पाया जाता है। मिट्टी का पीएच इस स्तर से ज़्यादा या कम होने पर फसल का उत्पादन प्रभावित न हो, इसके लिए किसानों द्वारा खेतों में खाद या चूना या राख भी डाली जाती है। देखो, अगर पीएच मान कम होने लगता है तब फिर चूना या राख डालते हैं। इसी प्रकार हाइड्रेंजिया का फूल मिट्टी की अम्लीयता के अनुसार ही अपना रंग प्रदर्शित करता है। जब मिट्टी अम्लीय होती है तो यह नीला रंग तथा जब मिट्टी हल्की क्षारीय हो तो यह गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है। आपका सेकंड क्वेश्चन है, वह ताप ज्ञात कीजिए जो सेल्सियस व फ़ारेनहाइट में समान हो। ये आपका गणितीय क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं गाइज। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक नहीं करते लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आपको क्वेश्चन था, वह ताप ज्ञात कीजिए जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों क्या हो, एक समान हो। तो माना कि वह ताप x है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में समान है। तो C बराबर x हो गया सेल्सियस के लिए और फ़ारेनहाइट F बराबर भी x हो गया, क्योंकि दोनों का ताप समान मान रहे हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, C/5 बराबर F-32/9। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, C का मान भी हम x माने हैं और F का मान भी x माने हैं। तो जो दोनों जगह पे अगर x रखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, x/5 बराबर x-32/9। अब इसका जब तिर्यक गुणा कर देंगे तो 9x बराबर 5x-160।
अब 9x ऋण 5x बराबर 160 हो गया, ठीक है, ये ऋण में है, इसको इस पार पक्षांतर के 4x बराबर ऋण 160। अब x बराबर क्या मिल गया, ऋण 40, यानी कि ऋण 40 डिग्री सेल्सियस और ऋण 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या होगा, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का तापमान एक समान होगा, यानी ऋण 40 वह ताप है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में समान है। आपका अगला क्वेश्चन है, चालन, संवहन और विकिरण को अपने परिवेश के उदाहरण से समझाते हुए दो अंतर स्पष्ट कीजिए। किसी पदार्थ में ऊष्मा का संचरण 3 प्रकार से होता है, आप सब लोग जानते हैं, इसको देखते हैं। पहला, चालन। चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान के तक पदार्थ के कणों के द्वारा संचरण होता है। देखो, चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसके द्वारा होता है, पदार्थों के कणों के द्वारा संचरण होता है। संवहन में क्या होता है, इस विधि में गैसों तथा द्रवों के ऊष्मा का संचरण होता है। गैसों तथा द्रवों में ऊष्मा का संचरण तब तक होता है जब तक ताप एक समान नहीं हो जाए। तीसरा है विकिरण। विकिरण के द्वारा ऊष्मा किसी तल पर पड़ती है और तल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, तब उसे ऊष्मा का अच्छा अवशोषक कहते हैं। विकिरण के द्वारा ऊष्मा का संचरण एक सरल रेखा में होता है। ये तीनों चीज़ें आप जान गए, चालन, संवहन, विकिरण। अब देखते हैं इसमें अंतर क्या है। अभी जो पहला बोले वही सेम लिखा है, ठीक है। चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों द्वारा अपना स्थान छोड़े बिना ही संचारित होती है। जैसे चम्मच को गर्म करने पर ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है। संवहन, संवहन में नीचे का पदार्थ ऊष्मा लेकर गर्म होकर हल्का होकर ऊपर जाता है और ऊपर का पदार्थ ठंडा व भारी होने के कारण नीचे आता है, जैसे बर्तन में पानी को गर्म करना और हवा का चलना। विकिरण में है, विकिरण ऊष्मा स्रोत से चलकर पदार्थ को बिना माध्यम के गर्म करती है, जैसे सूर्य के सामने पानी से भरी बाल्टी रखने पर पानी या बाल्टी का हल्का गर्म होना, यह है विकिरण का उदाहरण, ठीक है। दूसरा, इसमें केवल ठोसों में ही ऊष्मा संचरित होती है। चालन के माध्यम से क्या, सिर्फ ठोसों में ऊष्मा संचरित होती है, और संवहन में इसमें द्रव गैस में ऊष्मा संचरित होती है, और विकिरण में इसके ऊष्मा ठोस द्रव गैस तीनों में संचरित होती है। इसके लिए, चालन के लिए आ गया तीसरा पॉइंट, इसके लिए माध्यम की जरूरत होती है, जिसे संवहन में भी माध्यम की जरूरत होती है। और तीसरा विकिरण, इसके लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती, ठीक है। विकिरण के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती। दो अंतर बोले थे हमने, आपको 3 अंतर बता दिया, ओके। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित यौगिकों में अम्लीय मूलक अलग कर आवेश सहित लिखिए। अब इसमें जो अम्लीय मूलक है उसको लिखना है, प्लस उसके आवेश के साथ, आवेश यानी कि वो धन आवेश है या ऋण आवेश है उसको लिखना है। तो ए दिया है CuSO4 दिया है, यानी कॉपर सल्फेट दिया है, CH3COO दिया है, MgCl2 दिया है, KNO3 दिया है और CaOH ट्रॉइस दिया है। तो देखो यौगिक क्या है, CuSO4 है, इसमें क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक दो ही मूलक होंगे, इसमें अम्लीय मूलक अलग करना है। अब देखो CuSO4 कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है उसमें क्या होता है, धन आयन होता है, ठीक है। और जो अब जिसमें धन आयन होता है वो क्या है, क्षारीय मूलक है, ठीक। तो जो अम्लीय कौन हो गया, SO4 हो गया, वो क्या है, अम्लीय है, माइनस में है, ठीक है। फिर CH3COONH4, तो ये जो NH4 है ये क्या है, क्षारीय मूलक है, धन आयन, और CH3COO अम्लीय मूलक है। MgCl2 में मैग्नीशियम जो है आपका क्षारीय मूलक है, और Cl2 क्या है आपका अम्लीय मूलक है। KNO3 में K यानी पोटेशियम क्षारीय मूलक है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है आपका अम्लीय मूलक है। कैल्शियम, इसको बोल सकते हैं बूझा चुना हुआ बोलते हैं, CaOH का ट्रॉइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसका जो है कैल्शियम इसमें क्या हो जाएगा, क्षारीय मूलक, और OH क्या हो जाएगा, अम्लीय मूलक। अब आपका आता है 5वां क्वेश्चन, चार्ल्स डार्विन द्वारा सफ़र के दौरान किए गए महत्वपूर्ण अवलोकनों का वर्णन कीजिए जिससे उन्हें जीवों का सिद्धांत प्रतिपादित करने में मदद मिली। अब उत्तर है इसका, जीवों के विकास के सिद्धांत मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। जीवों में विविधता का पाया जाना, पहला। दूसरा, विश्व में प्रजातियों की रचना पहले से मौजूद प्रजातियों से होती है। तीसरा, विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वजों से हुई है। चौथा, जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी में जाती है। पांचवा, प्रत्येक प्राणी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ खास विभिन्नताएं रखती है। और छठवां है, विभिन्न
प्राणियों में लाभदायक विभिन्नताएं विशेष स्थान रखती है। ठीक है, ये 6वां पॉइंट हो गया। इस तरीके से 6 पॉइंट आपका दिए गए चार्ल्स डार्विन द्वारा सफर के दौरान किए गए महत्वपूर्ण अवलोकन में। कोई 5 बोला है, इसमें मैं 5 आपको 6 बताया हूँ, आप चाहे तो कोई एक छोड़ सकते हैं। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, मेरी बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।